हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर जीआईबी सीआईबी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बीएफएम का जो अपने यूनिट 3 है, मॉड्यूल ए का स्टार्ट किया था, करस्पॉन्डेंट बैंकिंग, उसका नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। ये पार्ट में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ था सीआईआईबी का न्यू पैटर्न का जून 2023 का, वहाँ पे भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। सो लेट अस स्टार्ट। तो समझ के लेते हैं पहले एनआरआई बैंकिंग क्या होता है। फॉर एनी कंट्री विद अ लार्ज पॉपुलेशन वर्किंग अब्रॉड एज एक्सपैट्रिएट्स, नॉन रेसिडेंट्स बैंकिंग अकाउंट्स बिकम इम्पॉर्टेंट, पर्टिकुलरली इन द व्यू ऑफ द नीड टू शोर अप द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो जो भी इंडिया के लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए नॉन रेसिडेंट हो गए, लेकिन वो इंडिया में पैसे भेजेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए नॉन रेसिडेंट बैंकिंग अकाउंट्स मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया टू नीड्स टू सर्विस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इट्स पीपल स्टेइंग अब्रॉड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन और एनी अदर पर्पस फॉर दोज हु आर सेटल अब्रॉड। तो जो लोग बाहर सेट हुए हैं अब्रॉड में, उनके भी कुछ प्रोफेशन है, बिजनेस है, तो उनके भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं ताकि वो बैंक अकाउंट्स आसानी से एक्सेस कर सके अपने खुद के कंट्री के, ठीक है। सच एज specific rules for opening of NRI accounts, their operations, repatriability, interest payments, investments and other facilities have been framed by Reserve Bank of India and Government of India under FEMA 1999। तो ये सब रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए ना, जो हम NRI अकाउंट्स ओपन करते हैं, ठीक है, तो वो कौन से एक्ट के अंडर ओपन होते हैं, ठीक है, उसके लिए जो गाइडलाइंस है वो कौन सेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अंडर विच एक्ट? अंडर फेमा एक्ट, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके रिगार्डिंग हमने जो अपना पहला लेक्चर था ये चैप्टर का, उसमें डिटेल में देखा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी समझते हैं एनआरआई की डेफिनेशन क्या होती है। द मीनिंग ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडियन नीड्स टू बी अंडरस्टूड बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनकम टैक्स एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फेमा। तो जो नॉन रेसिडेंट इंडियन की डेफिनेशन है ना, वो दो साइड से देखना ज़रूरी है, इनकम टैक्स के रिगार्डिंग भी और फेमा एक्ट के रिगार्डिंग भी। तो सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिफाइंस नॉन रेसिडेंट इंडियन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेज अ पर्सन स्टेज आउटसाइड इंडिया। तो नॉन रेसिडेंट इंडियन के डेफिनेशन कौन से एक्ट में, कौन सा सेक्शन में डिफाइन की गई है? सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस बेसिस पे वो डिसाइड किया जाता है कि कितने दिन वो पर्सन इंडिया से बाहर रह रहा है? तो ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज अ पर्सन स्टेज आउटसाइड इंडिया, सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिफाइंस नॉन रेसिडेंट इंडियन, ठीक है। देखते हैं क्या है। सबसे पहला है रेसिडेंट की डेफिनेशन। देखिए क्या है। नॉन रेसिडेंट की डेफिनेशन समझने के लिए रेसिडेंट की डेफिनेशन भी पता होना ज़रूरी है। एन इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज इन द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब अभी जैसे कि हम 2023-24 में हैं, करंटली हम 23 में हैं, तो ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ? 23-24, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक कैलकुलेट होता है, ठीक है। इस साल के अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। तो अभी जो करंटली ईयर है उसके पहले वाला ईयर कौन सा हुआ? ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 हुआ ना, 23-24 हुआ करंटली जिसमें हम हैं। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ? 22-23, ठीक है। तो ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया में कम से कम 182 डेज आउट ऑफ 365 डेज, अगर वो 182 डेज इंडिया में रहता है, तो वो रेसिडेंट के डेफिनेशन में आता है। दूसरा डेफिनेशन देखिए क्या है। इफ़ एन इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 डेज इन लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर्स। मतलब जैसे कि अभी हम 23-24 में हैं, तो इसके पहले का कौन सा है? 22-23 वाला प्रीसीडिंग। उसके पहले कौन सा है? 21-22 वाला। उसके पहले का कौन सा है? 20-21। और उसके पहले का कौन सा है? 19-20। तो ये 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ये प्रीवियस 4 फाइनेंशियल ईयर्स में अगर कोई पर्सन कम से कम
365 डेज़ में, 365 डेज़ के लिए भी अगर इंडिया में रहता है एंड एटलीस्ट 60 डेज़ इन द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब यहाँ पे उन्होंने करंट ईयर कुछ दूसरा अज्यूम किया, इसलिए वहाँ पे उन्होंने ईयर 2019-20 दिखाया है, लेकिन हम अभी जो ईयर में है उसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो प्रीवियस 4 फाइनेंशियल ईयर्स में अगर कोई पर्सन 365 डेज़ के लिए कम से कम इंडिया में रहता है और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कम से कम अगर वो 60 डेज़ के लिए रहता है तो भी वो रेसिडेंट माना जाएगा। और दूसरा डेफिनेशन क्या देखा था हमने यहाँ पे कि अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कोई एटलीस्ट 180 डेज़ के लिए इंडिया में रह रहा है तो वो रेसिडेंट के डेफिनेशन में आएगा। तो अभी नॉन रेसिडेंट किसके डेफिनेशन में आएगा? इंडिविजुअल नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशंस अबाव ए एंड बी, मतलब जो अभी हमने ऊपर 2 कंडीशंस देखे ना, 182 डेज़ वाला प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, नहीं तो लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर्स में 365 और सिंगल प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 60, मतलब ये दोनों क्राइटेरिया फॉलो होने चाहिए। पिछले साल 60 डेज़ कम से कम और 4 साल में 365 डेज़, या तो फिर एटलीस्ट पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज़। अगर वो इंडिया में है तो वो क्या है? रेसिडेंट। और अगर वो ये कोई भी पर्सन क्राइटेरिया फॉलो नहीं करता तो वो किसके डेफिनेशन में आएगा स्टूडेंट्स? नॉन रेसिडेंट के। ठीक है, तो आई होप आपको ये डेफिनेशन कंफर्म हो गया दिमाग में कि रेसिडेंट किसे कहा जाएगा और नॉन रेसिडेंट किसे कहा जाएगा। दिस अमेंडमेंट इज़ इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, तो ये 1 अप्रैल 2020 से ये इफेक्टिव है। इफ़ एन इंडिविजुअल इज़ इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 120 डेज एज कम्पेयर टू द प्रीवियस थ्रेशोल्ड ऑफ 182 डेज। अभी देखिए कुछ अमेंडमेंट हुआ है, पहले हमने ऊपर क्या देखा था 182 डेज़ का, ठीक है, तो अभी बोल रहे हैं 182 डेज़ नहीं 120 डेज़ चाहिए एटलीस्ट। और क्या क्राइटेरिया बोला है? If an individual is in India for at least 120 days as compared to previous 182 days and stayed in India for at least 365 days or more in last 4 financial years and the taxable income in India exceeds 15 lakh। कंडीशन समझिए स्टूडेंट्स, कितने कंडीशंस दिए, क्योंकि जब तक आप कंडीशंस नहीं समझोगे ना तब तक आपको नहीं समझेगा कि क्या क्या कंडीशंस फॉलो करके वो नॉन रेसिडेंट बनेगा या रेसिडेंट बनेगा। ठीक है, देखिए पहला कंडीशन क्या है? अमेंडमेंट के बाद वाला, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 120 डेज़ के लिए द पर्सन हैज़ टू बी इन इंडिया, जो पहले 182 डेज़ था, और पिछले 4 साल में मतलब पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर्स में 365 डेज़ के लिए वो इंडिया में रहना चाहिए एटलीस्ट। ओके, और जो इंडिया में वो पर्सन का टैक्सेबल इनकम है वो 15 लाख से ऊपर है। इफ़ द टैक्सेबल इनकम इन इंडिया एक्सीड्स 15 लाख देन इन सच केस नॉन रेसिडेंट इंडियन विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इंडियन फॉर टैक्सेशन पर्पज एंड इनकम विल बी टैक्स अकॉर्डिंगली। तो ऐसा पर्सन जो ये तीनों क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, 120 डेज़ वाला, 365 डेज़ वाला और 15 लाख से इनकम एक्सीड वाला, वो पर्सन चाहे वो नॉन रेसिडेंट इंडियन हो, उससे रेसिडेंट इंडियन कंसिडर करके टैक्स पर्पस के लिए हम उसके इनकम से टैक्स कट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझा कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट RNOR फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। नाउ ये भी एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए ये लोग हमें एक अलग प्रकार का कंडीशन ला रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, समझिए क्या है कि ये एक ऐसा रेसिडेंट है जो कि रेसिडेंट तो है लेकिन वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होगा। ठीक है, तो RNOR का फुल फॉर्म क्या है? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। RNOR का फुल फॉर्म रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। पहला क्या कंडीशन है? शुड हैव स्टेड आउटसाइड इंडिया फॉर 9 years आउट ऑफ लास्ट 10 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। तो अभी जो ईयर में हम हैं उसके पहले के 10 फाइनेंशियल ईयर में से अगर वो 9 साल भी इंडिया से बाहर है तो वो केस में वो RNOR के कैटेगरी में आएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दूसरा कंडीशन देखो क्या है,
शुड हैव स्टेड इन इंडिया फॉर लेस देन 730 days इन लास्ट 7 फाइनेंशियल ईयर्स। मतलब पिछले 7 फाइनेंशियल ईयर्स में वो 730 दिन से कम अगर इंडिया में रह रहा है, ठीक है, तो वो केस में भी वो RNOR रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में आएगा। फिर नेक्स्ट है PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और सिटीजन, इंडियन सिटीजन with more than 15 lakh income earned from Indian sources, stayed in India for 120 days or more in previous financial year plus 365 days or more in previous 4 financial years, ठीक है। तो ये भी केस में वो RNOR रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में आएगा, ठीक है। फिर से समझते हैं, ये थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा कंडीशंस थे। अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीज़न हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, PIO मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये क्या होता है हम आगे डिटेल में देखेंगे स्टूडेंट, इसका डेफिनेशन आपको आएगा ही। तो चाहे वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो या इंडियन सिटीज़न हो, अगर उसका इंडियन सोर्सेज से जो इनकम मिल रहा है वो 15 लाख से ऊपर है, और अगर वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन के लिए कम से कम इंडिया में रहा है या उससे ऊपर, और पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर्स में वो कम से कम 365 डेज़ के लिए अगर इंडिया में रहा है, ठीक है, तो मतलब ये सब प्लस वाले हैं, मतलब 15 लाख इनकम तो होना ही चाहिए कम से कम, प्लस एक तो 120 दिन पिछले फाइनेंशियल में रहा है और 365 डेज़ वो 4 फाइनेंशियल रहा है, मतलब 15 लाख वाला कंडीशन प्लस इन दोनों में से एक अगर वो पर्सन फॉलो कोई कर रहा है तो वो भी RNOR मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के कैटेगरी में माना जाएगा फॉर द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स, ठीक है। और लास्ट क्या है, डीम रेसिडेंट विथ मोर देन 15 लाख इनकम ऑन फ्रॉम इंडियन सोर्सेज। तो मतलब डीम रेसिडेंट मतलब एक ऐसा रेसिडेंट, देखते आगे क्या है, तो एक ऐसा रेसिडेंट जिसको रेसिडेंट माना जाएगा और जिसका इनकम 15 लाख से ऊपर है, ठीक है, जो कि वो इंडियन सोर्सेज से कमा रहा है, तो फॉर पर्पज़ ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स, उसे हम RNOR मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानेंगे, ठीक है। तो ये 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, ये 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशंस है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है, इसमें से कोई भी एक कंडीशन आपको दे देंगे और पूछेंगे कि ऑड वन आउट के फॉर्म में पूछने का ज़्यादा चांस है कि RNOR वाला कंडीशन इसमें से कौन सा सिटीज़न फॉलो नहीं करता, मतलब कौन से सिटीज़न को RNOR कैटेगरी में हम नहीं डाल पाएंगे। आपको कोई तो 3 ऑप्शन देंगे और चौथा कुछ अलग ही देंगे, तो इसके लिए आपको ये याद रखना ज़रूरी है। अभी नेक्स्ट देखते हैं डीम रेसिडेंट क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था ना कॉन्सेप्ट कि डीम रेसिडेंट विथ मोर देन 15 लाख इनकम, तो अभी समझते हैं डीम रेसिडेंट क्या होता है। देखिए, डीम रेसिडेंट फॉर द पर्पज़ ऑफ इनकम टैक्स, अभी इसे भी डीम रेसिडेंट ये क्यों हमने इंट्रोड्यूस किया है इनकम टैक्स के लिए। एन NRI who is not a tax resident of any country and has more than 15 lakhs income in India earned from Indian sources, ठीक है। तो एक ऐसा नॉन रेसिडेंट इंडियन जो कि कोई भी कंट्री का करंटली टैक्स रेसिडेंट नहीं है, वो कोई भी कंट्री में फ़िलहाल तो कोई भी टैक्स नहीं भर रहा है, और वो इंडिया में 15 लाख से ऊपर इनकम कमा रहा है इंडिया से, ठीक है, इंडिया के सोर्सेज से, तो ऐसे पर्सन को हम क्या मानेंगे, डीम रेसिडेंट, उसे हम रेसिडेंट के इक्विवेलेंट ही मानेंगे ताकि हम उसके इनकम से टैक्स कैलकुलेट कर सकें, क्योंकि वो इतना बड़ा अमाउंट इंडिया से कमा रहा है। द स्टेटस ऑफ डीम रेसिडेंसी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर NRIs हु होल्ड इंडियन सिटीजनशिप एंड नॉट एप्लीकेबल टू PIOs। तो पहले क्या था कि ये जो डीम रेसिडेंट वाला डेफिनेशन है ना, कि जिसका इनकम 15 लाख से ऊपर है इंडिया के सोर्सेज से और वो किसी और कंट्री का टैक्स रेसिडेंट नहीं है, तो उसे हम इंडिया का डीम रेसिडेंट मानते थे। तो ये पहले ना सिर्फ NRI को पॉसिबल था, ये पहले सिर्फ NRI को पॉसिबल था, लेकिन PIO को ये एप्लीकेबल नहीं था। जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन थे उनको ये डीम रेसिडेंट वाला डेफिनेशन अलाउड, मतलब उनके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ देखते हैं, एक अमेंडमेंट हुआ फाइनेंस एक्ट 2020 में, फाइनेंस एक्ट 2020 में एक अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, जो कि PIOs थे ना, उनके ऊपर भी ये 15 लाख इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेस वाला क्राइटेरिया अप्लाई हो गया, और फिर वो केस में उनको भी डीम रेसिडेंट माना गया ताकि टैक्स कैलकुलेट कर सके,
ठीक है, मतलब जो फाइनेंस एक्ट 2020 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके बाद में डीम रेसिडेंट के डेफिनेशन में कौन कौन आए, एनआरआई भी आए, जो कि ऊपर हमने देखे थे, जिनका इनकम 15 लाख से ऊपर है फ्रॉम इंडियन सोर्सेज और वो किसी और कंट्री के टैक्स रेसिडेंट नहीं है, और पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिनका इनकम इंडियन सोर्सेज वाले इनकम से 15 लाख से ऊपर है, तो वो भी डीम रेसिडेंट के कैटेगरी में आ गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फेमा एक्ट के अंडर नॉन रेसिडेंट इंडियन का डेफिनेशन क्या क्या है। अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऐसा पर्सन जो कि करेंटली इंडिया का सिटीज़न है लेकिन वो फ़िलहाल इंडिया के बाहर रह रहा है। ठीक है, उसमें क्या क्या सब कैटेगरी आते हैं देखते हैं। इंडियन सिटीजन्स हु प्रोसीड अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट or for carrying on any business or vocation or for any purpose in circumstances indicating indefinite period of stay outside India। तो कोई ऐसा पर्सन जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, अपने प्रोफेशन के लिए, अगर वो किसी भी काम के रिगार्डिंग कुछ इंडेफिनिट पीरियड के लिए अगर इंडिया से बाहर रह रहा है तो ऐसे पर्सन को नॉन रेसिडेंट इंडियन कहेंगे एज पर फेमा एक्ट। ठीक है, ये पहला आया। दूसरा क्या है डेफिनेशन, इंडियन सिटीजन वर्किंग अब्रॉड ऑन असाइनमेंट्स विथ फॉरेन गवर्नमेंट्स, फॉरेन गवर्नमेंट एजेंसीज और इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल एजेंसीज लाइक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। तो ऐसा कोई भी इंडियन सिटीज़न जो कि अब्रॉड में किसी असाइनमेंट के लिए गया है, कोई काम है, जैसे कि फॉरेन मतलब इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू किसी फॉरेन गवर्नमेंट से कुछ काम है या कोई फॉरेन गवर्नमेंट एजेंसीज़ में अगर वो काम कर रहा है और वहाँ के कुछ असाइनमेंट के लिए वो गया है। ठीक है, कोई मल्टीनेशनल एजेंसी है जैसे कि यूनाइटेड नेशंस है, IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, तो ये काम के लिए वो ऑब्वियसली उसे अब्रॉड जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे असाइनमेंट्स के लिए अगर ये वो पर्सन ये एजेंसीज़ के साथ काम कर रहा है या इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ये एजेंसीज़ के लिए कुछ असाइनमेंट के लिए बाहर गया है, तो वो केस में भी वो पर्सन को हम नॉन रेसिडेंट इंडियन मानेंगे। ठीक है, और तीसरा है ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डेप्यूटेड अब्रॉड ऑन assignments with foreign government agencies, organizations or posted to their own offices including Indian diplomatic missions abroad। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि फ़िलहाल इंडिया के सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं और वो डेप्यूटेशन में अब्रॉड गए हैं किसी असाइनमेंट के लिए। ठीक है, वो असाइनमेंट विथ फॉरेन गवर्नमेंट एजेंसीज हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो या इंडिया के ही गवर्नमेंट के जो फॉरेन कंट्री में ब्रांचेस है वहाँ पे अगर वो काम करने के लिए कोई पर्सन गया हो तो ऐसे पर्सन को भी हम क्या बोलेंगे, NRI। ठीक है, तो आई होप आपको अभी समझ में आया कि NRI के डेफिनेशन में एज़ पर फेमा एक्ट क्या कौन कौन आता है। देखिए एक बार रिवाइज करते हैं ताकि आपको फिक्स हो जाएगा दिमाग में। देखो पहला कौन आता है, कोई ऐसा पर्सन जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, किसी बिजनेस के काम के लिए, जॉब के लिए, ठीक है, कुछ भी इनडेफिनिट पीरियड के लिए अगर वो बाहर गया है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया गया है। दूसरा क्या कहता है, अगर कोई पर्सन किसी असाइनमेंट विथ फॉरेन गवर्नमेंट हो, कोई गवर्नमेंट एजेंसी हो, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसी से काम हो या वो इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल एजेंसीज़ के थ्रू काम कर रहा हो, ठीक है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, ठीक है, तो ऐसे केस में वो पर्सन को हम नॉन रेसिडेंट इंडियन मानेंगे। और तीसरा केस क्या है, अगर कोई ऑफिशियल है जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में इंडिया के काम कर रहा है और वो डेप्यूटेशन के लिए गया है विद असाइनमेंट्स विद फॉरेन गवर्नमेंट एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशन या इंडिया के ही गवर्नमेंट के फॉरेन में जो ऑफिस है वहाँ पे काम करने के लिए, ठीक है, तो वो केस में उनको हम NRI मानेंगे एज़ पर फेमा एक्ट। अभी नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन आया था ये जब हमने देखा था PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है। आप सभी लोगों को ये थिंक हुआ रहेगा कि मतलब PIO क्या रहता है, ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है, क्योंकि NRI तो हमने बहुत सुना है लेकिन इन जनरल PIO ज़्यादा नहीं सुना है। तो देखिए PIO मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज़ द वन हु इज़ सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री अदर दैन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान और सच अदर कंट्री एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सैटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशंस। तो PIO एक ऐसा पर्सन होता है जो कि
कोई भी बाहर के कंट्री का सिटीज़न है, ठीक है, जो कि फ़िलहाल अभी इंडिया का सिटीज़न नहीं है, लेकिन वो बाहर के कंट्री का सिटीज़न है, लेकिन वो बाहर की कंट्री बांग्लादेश और पाकिस्तान या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई की हुई कंट्री नहीं होनी चाहिए जिस पे वो अलाउड नहीं करेगा क्राइटेरिया, और फॉलोइंग कंडीशन द पर्सन हैज़ टू सेटिस्फाई। पहला कंडीशन है हु वॉज द सिटीज़न ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो ऐसा पर्सन जो कि अभी फ़िलहाल बाहर के कंट्री के सिटीज़नशिप में है, तो वो कभी इंडिया का सिटीज़नशिप था, पहला इंडिया का सिटीज़न वो पर्सन था बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सिटीज़नशिप एक्ट, तो वो केस में वो पर्सन को हम क्या मानेंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। मतलब वो पहले इंडिया का सिटीज़न था, अभी वो बाहर के कंट्री का भी उसको सिटीज़नशिप मिल गया है, ठीक है। दूसरा क्या कंडीशन है, हु बिलोंग टू टेरिटरी दैट बिकम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर द 15th day of August 1947। या ऐसा पर्सन जो कि पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, लेकिन हमारे इंडिपेंडेंस के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद अगर वो इंडिया के टेरिटरी का पार्ट बन गया है वहाँ का सिटीज़न, तो वो केस में भी हम उसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मानेंगे। नेक्स्ट क्या है, हु इज़ अ चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सिटीज़न ऑफ इंडिया और ऑफ अ पर्सन रिफर्ड टू इन क्लॉज ए और बी। मतलब कोई भी पर्सन, अगर जो भी पर्सन है सिटीज़न ऑफ इंडिया, उसका अगर चाइल्ड है, उसका ग्रैंड चाइल्ड है, उसका ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है, ठीक है, तो वो केस में भी वो पर्सन को हम PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मानेंगे, क्योंकि वो एक ऐसे पर्सन का चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है जो कि इंडिया का सिटीज़न था या है। और चौथा है हु इज स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ अ इंडियन सिटीजन और स्पाउस ऑफ अ फॉरेन ओरिजिन ऑफ अ पर्सन रिफर्ड टू इन क्लॉज A, B और C। मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि फ़िलहाल फॉरेन ओरिजिन का है, लेकिन वो इंडिया के सिटीज़न का स्पाउस है, मतलब उसका जो पार्टनर है, उसका हस्बैंड है या उसकी वाइफ है, वो इंडिया के सिटीज़न है और वो फॉरेनर है, तो वो स्पाउस को भी हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मानेंगे, क्योंकि उसका पार्टनर इंडियन ओरिजिन है, इसका पार्टनर सिटीज़न है इंडिया का, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा ठीक से PIO के डेफिनेशन में कौन कौन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि NRI के डेफिनेशन में कौन आता है और PIO के डेफिनेशन में कौन आता है। एक बार आपने ये समझ लिया ना, तो आपके लिए फिर आगे का चीज़ ये बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। देखिए अभी PIO फ़िलहाल के लिए रिवाइज़ करते हैं। एक ऐसा पर्सन जिसके पास कोई भी बाहर के कंट्री की सिटीज़नशिप है अदर दैन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, इन दो कंट्रीज़ को छोड़ के अगर किसी पर्सन के पास आउटसाइड कंट्री की सिटीज़नशिप है और प्लस, मतलब बाहर की कंट्री की तो सिटीज़नशिप चाहिए ही, और प्लस इन चारों में से एक कंडीशन, ठीक है। ये चारों में से कंडीशन अगर वो कोई फॉलो करता है तो वो केस में वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, PIO will include an overseas citizen of India card holder within the meaning of section 7A of the Citizenship Act 1955, ठीक है। मतलब जो PIO है उसे ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया का कार्ड होल्डर भी माना जाएगा। अभी हम ये आगे देखेंगे ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया क्या होता है स्टूडेंट्स, लेकिन उसे एक तरीके का हम OCI कार्ड होल्डर, मतलब ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया का कार्ड होल्डर मानेंगे अंडर सेक्शन 7A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ आप समझ लो कि उसके पास OCI कार्ड रहेगा। इन जनरल एन NRI इज़ अ पर्सन ऑफ इंडियन नेशनलिटी और ओरिजिन हु रिसाइड्स अब्रॉड फॉर बिजनेस और फॉर वोकेशन और फॉर एम्प्लॉयमेंट और इंटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और वोकेशन। वोकेशन मतलब एक बिजनेस, उसका कुछ एम्प्लॉयमेंट है, बिजनेस है, जॉब है, उसने खुद ने कुछ किया हुआ सेटअप है, ठीक है, जिसके ये काम के लिए उसको जाना पड़ता है बाहर, ठीक है, उसे वोकेशन कहेंगे। तो इन सभी चीज़ों के लिए अगर वो अब्रॉड में रहता है कुछ इनडेफिनिट टाइम के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, NRI, मतलब वो बेसिकली काम के लिए जा रहा है। और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसे कहेंगे, अ पर्सन इज़ द वन ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ़ ही हैज़ हेल्ड एन इंडियन पासपोर्ट और ही और शी और एनी ऑफ हीज और हर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। मतलब एक ऐसा पर्सन, उसे हम
इंडियन ओरिजिन का कब मानेंगे PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? अगर उसके पास इंडियन पासपोर्ट है और उसके वो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स या उसके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी अगर इंडिया के सिटीज़न है या थे, तो वो केस में हम उसे PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मानेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझा दोनों में डिफरेंस क्या स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। एज सच गवर्नमेंट ऑफिशियल्स गोइंग अब्रॉड ऑन पोस्टिंग टू इंडियन मिशंस और वर्ल्ड बैंक, IMF एक्सेट्रा आर NRIs। तो ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कि इंडिया के मिशन के लिए किसी काम के लिए अब्रॉड में उनका पोस्टिंग होता है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, ठीक है, चाहे IMF के साथ हो, कोई भी फॉरेन एजेंसी गवर्नमेंट का हो, तो उनको हम NRI कंसिडर करेंगे। सिमिलरली टूरिस्ट ऑन अ ब्रीफ विजिट टू फॉरेन कंट्री आर नॉट कैटेगराइज्ड एज NRI। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर कोई पर्सन टूरिस्ट विजिट के लिए फॉरेन कंट्री में जा रहा है तो उससे NRI कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़ आर कंसिडर्ड एज NRIs स्पेसिफिकली एज पर RBI गाइडलाइंस, इवन दो देयर विजिट अब्रॉड इज़ नॉट फॉर अ इनडेफिनेट पीरियड और नॉट फॉर अ बिजनेस और वोकेशन। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि बाहर पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, भले ही उनका पीरियड इंडेफिनेट नहीं है, उनको पता है ना अगर वो 2 साल पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, 3 साल जा रहे हैं, तो पीरियड तो डेफिनेट है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं ना, तो इसलिए स्टूडेंट्स को भी NRI कंसिडर करेंगे अगर वो ऊपर जो दिए गए डेज़ है उससे ज़्यादा डेज़ के लिए अगर वो बाहर रहते हैं, तो जो कि हमने NRI के डेफिनेशन में देखे थे। अ स्पाउस हु इज़ अ फॉरेन सिटीजन of an Indian citizen or spouse of a person of Indian origin is also treated as a person of Indian origin for a purpose of opening bank accounts and other facilities granted to the investment into India। ठीक है, तो एक स्पाउस जो कि फॉरेन सिटीज़न है ऑफ एन इंडियन सिटीज़न, मतलब अभी हमने देखा था ना ऊपर कि कोई पर्सन इंडिया का है और उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ अगर फॉरेनर है, तो उसे हम क्या ट्रीट करेंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन फॉर कैलकुलेटिंग टैक्स। ठीक है, तो फॉर दैट पर्पज़ उसके बैंक अकाउंट्स भी और जो भी इन्वेस्टमेंट वो पर्सन फॉरेनर इंडिया में करेगा वो PIO, मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। कौन? जिसका स्पाउस इंडिया का सिटीज़न है, तो उसके अकाउंट्स भी उसी के हिसाब से हम ओपन करेंगे ताकि उसमें आसानी से टैक्स कैलकुलेट कर सके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ तक समझा डिटेल में। कुछ डाउट रहेगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अभी हम आगे बढ़ेंगे, एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक आएगा इसी में NRI बैंकिंग में ही, जिसका नाम है ओवरसीज़ कॉरपोरेट बॉडीज़। ठीक है, ओवरसीज़ फर्म्स, ट्रस्ट और कंपनीज प्रीडोमिनेंटली ओन बाय नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर कॉल्ड एज ओवरसीज़ कॉरपोरेट बॉडीज़। तो ऐसी ओवरसीज़ फर्म्स, ट्रस्ट, कंपनीज जो कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस उसे ओन करते हैं, ठीक है, वो नॉन रेसिडेंट इंडियंस का उसमें ज़्यादा शेयर है। ठीक है, ऐसे कंपनीज़ को हम बोलेंगे ओवरसीज़ कॉरपोरेट बॉडी, क्योंकि वो NRIs उसे हैंडल कर रहे हैं, NRIs उसे ओन करते हैं, वो NRIs की ही है। द लेवल ऑफ ओनरशिप ऑफ NRI इन सच बॉडीज़ शुड बी मिनिमम 60% और बाय 1 और मोर NRI ओनर्स। ठीक है, तो ऐसे कंपनी में NRIs की जो ओनरशिप है ना, वो कम से कम 60% या उससे ज़्यादा अगर होनी चाहिए, मतलब है, तो ही हम उसे OCB, ओवरसीज़ कॉरपोरेट बॉडीज़ बोलेंगे। ठीक है, चाहे वो एक NRI हो या एक से ज़्यादा हो। ठीक है, द फैसिलिटीज़ फॉर इन्वेस्टमेंट इन टू इंडिया ग्रांटेड टू OCBs वेर ऑलमोस्ट सिमिलर टू दोज ग्रांटेड टू इंडिविजुअल NRIs। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल NRI को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की जितनी फैसिलिटीज़ ग्रांट की है, जितनी अलाउ की गई है, उतनी ही फैसिलिटी एक OCB को, ओवरसीज़ कॉरपोरेट बॉडी जो कि NRI ओन करते हैं, जिनमें NRI का 60% या उससे ज़्यादा शेयर है, तो उसे भी उतनी ही फैसिलिटी दी जाती है। However, effective from 16 September 2003, OCBs have been completely derecognized as an investor class by RBI. According, they are now not allowed to make any fresh investment in India under various routes, schemes available under extant guidelines of FEMA. However, wherever an erstwhile OCB wants to invest in India, such investments are permitted provided that
Such erstwhile OCP is not in the caution list of RBI. Prior approval from RBI for the investment is obtained. तो ये समझिए स्टूडेंट्स, जो 16 सितंबर को एक अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा लेकिन पूछा जा सकता है, थोड़ा ऑफ साइड क्वेश्चन है कि पहले जो OCBs थी ना, ओवरसीज कॉरपोरेट बॉडीज़, उनको इंडिया में जितना NRIs के लिए अलाउड था फैसिलिटी उतना ही OCBs को था, लेकिन 16 सितंबर को जब अमेंडमेंट हुआ उसके बाद में फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए जो फ्रेश OCB है, जो कि नए फर्स्ट टाइम जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा एज़ पर इन्वेस्टर क्लास बाय RBI। लेकिन जो पहले से ही जिनका इन्वेस्टमेंट है वो आगे कंटिन्यू कर सकती है। ओके, लेट अस नाउ लुक एट द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स दैट कैन बी ओपन बाय NRI। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से चालू होता है स्टूडेंट्स। अभी तक हमने देखा कि NRI का डेफिनेशन क्या है, ठीक है, NRI के डेफिनेशन में PIO के डेफिनेशन में कौन कौन आते हैं, वो कितने दिन इंडिया में रहने चाहिए या कितने दिन इंडिया के बाहर, ठीक है, फिर चाहे वो RNOR वाले रेसिडेंट हो, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, फिर टैक्स पर्पज़ के लिए कैसे हम करते हैं, ये सभी चीज़ें हमने देखी। अभी हम देखेंगे कि कैसे टाइप ऑफ अकाउंट, कितने कितने टाइप के अकाउंट्स वो ओपन कर सकते हैं NRI, ठीक है, कैसे वो ऑपरेट करते हैं उसे। और यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, कंफर्म, ये टॉपिक्स, ये जो चैप्टर है यहाँ से आपको कंपलसरी 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे कोई भी आपका CIB का एग्ज़ाम हो, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हुआ था जून वाला, जून 2023, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो आए ही थे थियोरी की, ठीक है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये अकाउंट्स, कौन सा अकाउंट का क्या टाइप है। यहाँ से केस स्टडी भी कई सारे पूछे गए थे, 5 मार्क्स के केस स्टडीज़ आए थे एग्ज़ाम में, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। NRI अकाउंट्स, रूपी एंड फॉरेन करेंसी अकाउंट्स। तो NRI के जो अकाउंट्स होते हैं वो 2 टाइप के रहते हैं, एक तो वो रूपी अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और फॉरेन करेंसी अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। NRIs हैव बीन प्रोवाइडेड विद वेरियस स्कीम्स ओपनिंग बैंक अकाउंट्स, ठीक है, तो टोटल 4 टाइप के अकाउंट वो ओपन कर सकते हैं करंटली इंडिया में। पहला है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट, NRE अकाउंट हम उसे बोलते हैं। दूसरा है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रूपी अकाउंट, जिसे हम NRO अकाउंट के नाम से जानते हैं। तीसरा है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट बैंक्स, मतलब FCNRB के नाम से हम उसे जानते हैं। और चौथा है स्पेशल नॉन रेसिडेंट रूपी अकाउंट, जिसे हम SNRR अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। तो NRE, NRO, FCNRB और SNRR, ऐसे 4 टाइप के अकाउंट्स करंटली NRI ओपन कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है। ये हम एक एक अकाउंट डिटेल देखेंगे, लेकिन इतना ही समझिएगा, एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है, मतलब अभी जो जून का एग्ज़ाम हुआ था ना 2023 वाला, न्यू सिलेबस वाला, उसमें कैसा आपको ना एक पैसेज दिया गया था, केस स्टडी दिया गया था, उसमें अलग अलग टाइप के अकाउंट्स जो NRI ओपन करते थे, वो इतने दिन इंडिया में रहे, फिर वो इतने दिन इंडिया से बाहर हुए, उन्होंने ऐसा ऐसा इन्वेस्टमेंट किया, फ्रॉम ये सोर्स से उनको पैसा आया, ठीक है, वो पैसा उन्होंने ये अकाउंट में डाला। एक ऐसा आपको सिनारियो दे देंगे और नीचे 4 से 5 क्वेश्चन देंगे केस स्टडी डायरेक्टली, और पूछेंगे कि ये पैसा वो कौन से अकाउंट में डालेंगे, NRE में डालेंगे, NRO में डालेंगे, या कौन सा अकाउंट उनको ओपन करना ज़रूरी है। मतलब ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन आया था पेपर में, ठीक है, तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हम एक एक देखेंगे आगे क्या है। एज कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द नेम्स, first 2 and 4th type of accounts are maintained in Indian rupee, while the third can be maintained in foreign currency। नाम से ही पता चल रहा है, जो पहला, दूसरा और चौथा अकाउंट है ना, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रूपी अकाउंट और स्पेशल नॉन रेसिडेंट रूपी अकाउंट, ये तीनों अकाउंट्स है ना, ये रूपी में खुलेंगे, ये रुपीज़ में ओपन होते हैं। लेकिन जो तीसरा अकाउंट है ना, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट बैंक्स, FCNRB, ये फॉरेन करेंसी में ओपन किया जाएगा, ठीक है। तो पहले तो ये समझिए, ये मेन डिफरेंस है कि कौन सा अकाउंट फॉरेन करेंसी में जाएगा। FCNRB अकाउंट फॉरेन करेंसी में ओपन होगा, बाकी के 3 ही NRE, NRO और SNRR तीनों रुपी अकाउंट में खुलेंगे, ठीक है। फॉर ओपनिंग ऑफ एनी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, द बैंक हैज़ टू ऑब्टेन एन एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अलॉन्ग विद द अंडरटेकिंग दैट अकाउंट होल्डर शैल इन्फॉर्म द बैंक द डेट ऑफ अराइवल एज एंड व्हेन ही रिटर्न्स फॉर परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। तो जब एक NRI इन किसी में से कोई भी टाइप का एक अकाउंट जब खोलने के लिए बैंक के पास आएगा ना, तो बैंक को उससे एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में एप्लीकेशन भर के लेना और एक अंडरटेकिंग लेनी है उससे कि वो अभी वो NRI है, मतलब वो फॉरेन में है ना, तो वो इंडिया में कब वापस आएगा, कितने टाइम के लिए आएगा,
या वो परमानेंट सेटलमेंट के लिए इंडिया में वापस कब आएगा, वो कितना टाइम बाहर रहेगा और कितना टाइम इंडिया कब वापस आएगा, ये फॉर परमानेंट सेटलमेंट एक अंडरटेकिंग में बैंक को लेना ज़रूरी है। द बैंक शुड ऑल्सो ऑब्टेन नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लाइक कॉपी ऑफ पासपोर्ट, वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, मतलब जहाँ पे भी वो फॉरेन में काम कर रहे हैं, टू कन्फर्म द नॉन रेसिडेंट स्टेटस। ठीक है, लेट अस नाउ डिस्कस द टाइप ऑफ अकाउंट वन बाय वन। तो ये एक ब्रीफ आइडिया था आपको कि अगर इसमें से कोई भी अकाउंट बैंक खोल रहा है किसी एनआरआई का, इंडिया का बैंक, तो उसको क्या क्या लेना ज़रूरी है, उसको प्रिस्क्राइब फॉर्म में एक एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, उसे वो एनआरआई से अंडरटेकिंग लेना है कि वो परमानेंट सेटलमेंट में इंडिया में वापस कब आएगा, फिर उसके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लेंगे, पासपोर्ट, वीज़ा, उसका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट जो कि ज़रूरी है वो अकाउंट मेंटेन करने के लिए अपने बैंक में। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टाइप, एनआरई अकाउंट। ठीक है, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, अभी हम तो फिलहाल ये चारों टाइप के अकाउंट्स पहले देखेंगे, बाद में मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं ये चारों अकाउंट का आपको एक टैबुलर फॉर्मेट में डिफरेंस दे दूँगी। मतलब एक जो मेन कीवर्ड्स है ना, जो कि आपको याद रखने हैं ताकि आपको ये पूरा सब थ्योरी ना पढ़ना पड़े, बस आप एक बार वो टेबल देख लोगे तो आपके दिमाग में ये आइडिया क्लियर हो जाएगा कि हाँ बस एनआरई क्या होता है, एनआरओ क्या होता है, एफसीएनआर क्या होता है, एसएनआरआर क्या होता है। तो एग्ज़ाम में आपको वो क्लिक हो जाएगा बस एक ही वर्ड में, जो मेन फीचर है वो अकाउंट के। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाने दीजिए, तो मैं आपके लिए वो स्पेशली बनाऊंगी और ज़रूर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करूंगी, तो आप ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना ना भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। पहला अकाउंट है एनआरई अकाउंट, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट। NRE accounts, as they are called, can be opened, maintained by non-resident Indians by, ठीक है, तो अभी कुछ टाइप दिए हैं, 3 टाइप से वो ओपन होते हैं और मेंटेन भी होते हैं। फर्स्ट वन, रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड बाय वे ऑफ TT, मतलब टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र, चेक्स, ड्राफ्ट्स एंड इवन ट्रांसफ़र फ्रॉम अनदर नॉन रेसिडेंट अकाउंट। ठीक है, तो एक बार किसी एनआरआई ने एनआरई अकाउंट खोल दिया तो उससे मेंटेन करने के लिए वो टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र से पैसे भेज सकता है, चेक से पैसे भर सकता है, ड्राफ्ट से पैसे ये कर सकता है, इवन वो किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट अकाउंट से भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है एनआरई अकाउंट में। फिर नेक्स्ट क्या है, बाय टेंडरिंग ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रैवलर चेक्स और नोट्स बाय द एनआरआई ड्यूरिंग हिज टेम्पररी विजिट टू इंडिया प्रोवाइडेड द बैंक इज सेटिस्फाइड अबाउट द नॉन रेसिडेंट स्टेटस। तो फॉरेन करेंसी ट्रैवलर चेक से, नोट से भी एनआरआई जब टेम्पररी विजिट के लिए इंडिया में आता है तो वो अकाउंट में पैसे भर सकता है। ठीक है, प्रोवाइडेड अगर बैंक उसके नॉन रेसिडेंट स्टेटस से सेटिस्फाइड है, बैंक को पता है कि हाँ ये सिर्फ टेम्पररी टाइम के लिए आया है, तो उसने अगर कुछ चेक भी लाया, नोट्स भी लाया, तो वो भर के ले लेंगे। ठीक है, एनआरई अकाउंट कैन बी ओपन एज सेविंग अकाउंट, करंट, रिकरिंग डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट, एंड रिकरिंग एंड टर्म डिपॉजिट्स कैन बी ओपन फॉर मिनिमम ऑफ 1 ईयर। तो एनआरई अकाउंट में तो ये तो हमने पहले ऊपर के पैराग्राफ में देखा कि कैसे पैसे भर सकते हैं, और अभी एनआरई अकाउंट कैसे कैसे वे में ओपन हो सकता है, सेविंग बैंक अकाउंट के फॉर्म में ओपन कर सकते हो, करंट अकाउंट के फॉर्म में ओपन कर सकते हो, आरडी, टर्म डिपॉजिट। ठीक है, और अगर आप रिकरिंग या टर्म डिपॉजिट के लिए ओपन करते हो एनआरई अकाउंट, तो कम से कम आपको 1 साल के लिए वो फिक्स्ड पीरियड रखना है, कम से कम आपको 1 साल के लिए वो ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझा स्टूडेंट्स एनआरई अकाउंट के मेन फीचर्स क्या है, टीटी, चेक्स, ड्राफ्ट्स, दूसरे एनआर अकाउंट से, नॉन रेसिडेंट अकाउंट से पैसे भर सकते हो, ट्रैवलर चेक से, नोट से पैसे भर सकते हो अगर टेम्पररी विजिट के लिए आते हो, तो एनआरई अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट, करंट, रिकरिंग और टर्म डिपॉजिट के फॉर्म में भी ओपन कर सकते हो, और कम से कम 1 साल का पीरियड के लिए रिकरिंग और टर्म डिपॉजिट के लिए आपको रखना पड़ेगा। इवन जॉइंट अकाउंट्स ऑल्सो कैन बी ओपन। ठीक है, जॉइंट अकाउंट्स कैन बी ओपन फॉर 2 or more एनआरआई and or PIO, or by an NRI and PRO with an resident relative which is resident of India as defined under Companies Act on former or survivor basis. However, during the lifetime of NRI or PIO account holder, the resident relative can operate the account as only of power of attorney holder. Now mark this as very very important, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। देखिए, NRI जो अकाउंट है वो NRI या PI हो, दोनों ओपन कर सकते हैं, चाहे
एक या एक से दो NRI ओपन कर सकते हैं, PI ओपन करके, और एक दूसरे के साथ जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, या NRI या PIO जो कि इंडिया के उनके रेसिडेंट रिलेटिव है उनके साथ भी वो अकाउंट जॉइंट खोल सकते हैं ऑन फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस, और जो कि उनका इंडिया का रेसिडेंट रिलेटिव है जिसके साथ वो अकाउंट खोल रहे हैं उसका राइट क्या रहेगा, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के फॉर्म में ही वो वहाँ पे ऑपरेट करेगा अकाउंट, उससे ज़्यादा उसको राइट नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से आने का है कि कौन से बेसिस पे ओपन होता है, फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस। ठीक है, आपको आई होप आपको यहाँ तक समझा स्टूडेंट्स। NRE अकाउंट क्या होता है, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, मतलब आप समझ सकते हो इसे हम ऐसे क्यों बोलते हैं कि ये NRI ओपन करते हैं, पहले बात तो ओके NRI ओपन करते हैं तो नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट, इसलिए रुपी अकाउंट, और एक्सटर्नल मतलब वो बाहर रह के इसको ऑपरेट कर रहे हैं ना, वो इंडिया के बाहर रह के इसको ऑपरेट कर रहे हैं, इसीलिए वो एक्सटर्नल रुपी अकाउंट हो जाता है। अभी देखते हैं क्या क्या परमिटेड क्रेडिट्स है ये अकाउंट में। अभी देखते हैं क्या क्या क्रेडिट्स परमिटेड है। ठीक है, कहाँ कहाँ से पैसे आ सकते हैं ये NRE अकाउंट में। क्रेडिट्स परमिटेड टू दिस अकाउंट आर इनवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इंटरेस्ट एक्रूइंग ऑन द अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर फ्रॉम अदर NRE और FCNRB अकाउंट्स, maturity proceeds of investments if any such investments were made on this account through inward remittance। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ से ये अकाउंट में क्रेडिट्स, मतलब ये अकाउंट में NRE अकाउंट में बाहर से पैसा आ सकता है, अलाउड है। ठीक है, कौन से पार्ट्स है देखो, पहला तो है रेमिटेंस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, ऑब्वियसली अकाउंट NRI का है तो वो बाहर फॉरेन कंट्री में ही वो काम करेगा ना, तो वहाँ से वो पैसे भेजेगा। फिर इंटरेस्ट अक्रूइंग अकाउंट में जो पैसे उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो पर्सन का किसी इंडिया में इन्वेस्टमेंट में से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो केस फिर ट्रांसफ़र फ्रॉम, अगर वो NRI का किसी दूसरा NRE अकाउंट है या FCNRB अकाउंट है, वहाँ से वो कुछ पैसे अगर ये NRE अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है तो भी वो अलाउड है। मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट किया उसका मैच्योरिटी आया है, ठीक है, तो वो पैसे भी वो अलाउड है अकाउंट में। करंट इनकम लाइक रेंट, डिविडेंड, पेंशन, इंटरेस्ट विल बी construed as a permissible credit to NRE account provided the authorized dealer is satisfied with the credit represents current income of NRI PO account holder and income tax thereon has been deducted, paid and provided for as the case may be। मतलब अगर वो NRI का कोई इंडिया में ऐसा घर है जहाँ से उसको रेंट आ रहा है, कहीं से उसको डिविडेंड मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, पेंशन का अगर उसका पैसा है, कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो भी पैसा NRE अकाउंट में अलाउड है। लेकिन जो ऑथोराइज डीलर है, जो कि बैंक है, उसको ये ट्रस्ट होना चाहिए, ही शुड बी सेटिस्फाइड कि ये जो भी पैसा उसको बाहर से आ रहा है वो ऑथोराइज्ड मतलब लीगल जगह से आ रहा है, ठीक है, इलीगल वे में नहीं आ रहा है, और जितना भी उस पर टैक्स भरना चाहिए ना NRI ने वो सब भर रहा है। ठीक है, तो ये थे कुछ परमिसिबल क्रेडिट स्टूडेंट्स। अभी देखते हैं ये अकाउंट में परमिसिबल डेबिट्स क्या है, मतलब कौन सी चीज़ों के लिए NRE अकाउंट से पैसा बाहर जाने के लिए अलाउड है। परमिसिबल डेबिट्स आर लोकल डिसबर्समेंट्स, रेमिटेंसेस आउटसाइड इंडिया, ट्रांसफ़र टू अदर NRE FCNRB अकाउंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, अगर उसका कुछ इंडिया में उसने कुछ घर लिया, प्रॉपर्टी लिया, उसके लिए उसका अगर लोन का डिसबर्समेंट जा रहा है, या अगर उसको बाहर रेमिटेंस करना है, वो पैसे उसको अपने जहाँ पे वो फॉरेन में रह रहे हैं किसी आउटसाइड इंडिया के जगह पे उसको भेजने हैं, ठीक है, उसी के अकाउंट में या किसी और के अकाउंट में भी, या उसको खुद ही का दूसरा NRE या FCNRB अकाउंट में पैसे भेजने हैं, तो वो केस में उसके परमिसिबल डेबिट्स अलाउड है। अभी देखते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ NRE अकाउंट में आपको मिलते हैं। एन अकाउंट विथ चेकबुक फैसिलिटी और सेविंग और करंट अकाउंट इज़ अलाउड। ठीक है, तो अगर सेविंग या करंट अकाउंट ओपन करते हो NRE का तो चेकबुक फैसिलिटी दी जाती है। फिर फुल रिपाट्रिएशन ऑफ डिपॉजिट अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट परमिटेड। मैच्योरिटी प्रोसीड्स कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर NRE और FCNR अकाउंट विद द सेम और अनदर बैंक डिजायर्ड बाय द डिपॉजिटर। तो देखिए क्या है कि ये पैसा जो NRI पर्सन है ना, वो फॉरेन कंट्री में रह के कमा रहा है, ठीक है, तो वहाँ से मैक्सिमम भेजेगा वो। ठीक है, तो अगर वो सपोज अभी मैक्सिमम फॉरेन करेंसी डॉलर में ही आती है, ठीक है, जो ट्रांजैक्शन हम इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज में करते हैं, तो
जब डॉलर इंडिया में आ रहा है तो अपना ग्रोथ हो रहा है ना, अपने पास डॉलर आ रहा है तो इंडिया में वैल्यू बढ़ रही है, ज़्यादा अपने पास फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, फॉरेन करेंसी आ रही है। तो इसीलिए ये अकाउंट में जितने डेबिट्स अलाउड है क्रेडिट्स भी अलाउड है। मतलब पूरा का पूरा पैसा जितना एनआरई अकाउंट में अगर किसी एनआरआई को निकालना है भी है तो वो निकाल सकता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है। चाहे वो दूसरे उसके एनआरई एफसीएनआर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना हो या चाहे उसको फॉरेन कंट्री में वो फिर से लेके जाना हो, ठीक है। नॉमिनेशन इज़ परमिटेड, ठीक है, नॉमिनेशन फैसिलिटी परमिट की गई है। नॉमिनी कैन बी आइदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस हेल्ड इन एनआरई अकाउंट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स, ठीक है। तो जो भी आपका पैसा है जो आ रहा है एनआरई अकाउंट में उस पर जितना भी इंटरेस्ट है उनको इनकम टैक्स से, गिफ्ट टैक्स से, वेल्थ टैक्स से एग्जाम किया। वेल्थ टैक्स पहले था, यूनियन बजट 2016-17 में उसको एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। तो जो आपका एनआरई अकाउंट में बैलेंस है एनआरआई का उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि फॉरेन करेंसी अपने पास आ रही है ना, डॉलर आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अपने पास फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, तो फ़ायदा किसका है? अपने कंट्री का ही है ना, इंडिया का है। तो इसीलिए अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे एनआरआई कमा के अगर इंडिया में रख रहे हैं और उनको टैक्स नहीं भरना पड़ रहा है और इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या सोचेंगे कि अरे कोई और कंट्री में जहाँ पे मुझे पैसा रखने पे टैक्स भरना पड़े उससे अच्छा मैं इंडिया के अकाउंट में रख देता हूँ एनआरई अकाउंट में, ताकि मुझे टैक्स भी नहीं भरना पड़े और इंटरेस्ट भी मिले ना, और ताकि मैक्सिमम अपने पास फॉरेन करेंसी आ जाए, ठीक है। रेसिडेंट्स कैन ऑपरेट अकाउंट ऑन बेसिस ऑफ पावर ऑफ अटर्नी ग्रांटेड by the account holder provided such operations are restricted to the withdrawal for local payments and remittance to the account holder himself through the banking channel। तो अगर जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं कोई एनआरआई विद रेसिडेंट तो रेसिडेंट का उस पर इतना ही राइट रहेगा कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर रहेगा, लेकिन वो लोकल पेमेंट्स के लिए, विड्रॉल्स के लिए, ठीक है, अगर उसको खुद के खर्चे के लिए पैसे निकालने हैं जो रेसिडेंट के साथ एनआरआई का जॉइंट अकाउंट है एनआरई वाला, तो वो उसको रिस्ट्रिक्ट किया है, उसे अलाउड नहीं है। लोकली अगर उसको कुछ खर्चे के लिए पैसा निकाला तो वो रेसिडेंट जिसके साथ जॉइंट अकाउंट है वो पैसा नहीं निकाल पाएगा, वो रेमिटेंस भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, पैसा बाहर भी नहीं बेच पाएगा। वो किसका राइट है? सिर्फ एनआरआई का, ठीक है। इन केसेस वेयर अकाउंट होल्डर और बैंक डेजिग्नेटेड बाय हिम इज एलिजिबल टू मेक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, द पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर मे बी परमिटेड टू ऑपरेट अकाउंट टू फैसिलिटेट सच इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अगर पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को परमिशन दी जाती है, ठीक है, कि अगर वो एलिजिबल है इन्वेस्टमेंट इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है, तो उसे ये सब चीज़ें करने के लिए फैसिलिटी दी जाएगी। रेसिडेंट पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर इज़ नॉट अलाउड टू ओपन एनआरई अकाउंट, repatriate outside India funds held in the account other than account holder of himself, payment made by gift to the resident on behalf of account holder and transfer of fund from the account to another NRI account। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है पैराग्राफ स्टूडेंट्स कि जो रेसिडेंट पावर अटॉर्नी होल्डर है एनआरई अकाउंट का, एनआरआई के साथ वाला, वो क्या क्या चीज़ें नहीं कर पाएगा। वो खुद से एनआरई अकाउंट नहीं खोल पाएगा, उसको एनआरआई ही चाहिए ओपन करने के लिए, उसके साथ वो जॉइंट अकाउंट खोल सके लेकिन खुद से नहीं खोलेगा रेसिडेंट। फिर वो सभी फंड रिपार्टिएट, सब फंड बाहर नहीं भेज पाएगा, वो राइट सिर्फ एनआरआई का जिसने अकाउंट खोला है, वो ये पैसे से किसी को गिफ्ट नहीं दे पाएगा, अकाउंट होल्डर के बिहाफ में वो पैसे नहीं निकाल पाएगा, और वो एनआरई अकाउंट से फंड्स किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाएगा। कौन? जो कि रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसके साथ एनआरआई ने ये जॉइंट अकाउंट खोला है एनआरई वाला, ठीक है, उसको सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर कहा जाता है ऑन फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस, ठीक है। बैंक्स में अलाउ टेम्पररी ओवरड्रॉइंग अप टू 50,000 रुपीज़ इन एनआरई सेविंग अकाउंट, हाउएवर सच ओवरड्राफ्ट में बी क्लियर विद इन 2 वीक्स बाय द रेमिटेंस फ्रॉम द अब्रॉड और फ्रॉम द एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट है कि बैंक अलाउ करते हैं एनआरई अकाउंट से ओडी, ठीक है, जो हम ओवरड्राफ्ट निकालते हैं टेम्पररी 50,000 तक का ओवरड्राफ्ट आप निकाल सकते हो, लेकिन 2 वीक के अंदर अंदर आपको वो अमाउंट फिर से वापस अकाउंट में भरनी है। किससे? जो एनआरआई ने या जो पीआईओ ने ये एनआरई अकाउंट खोला है, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट। तो मतलब कितना ओडी का लिमिट परमिसिबल है? 50,000, लेकिन 2 वीक के अंदर वो अमाउंट वापस करना है। एनआरई अकाउंट्स
should be designated as a resident accounts or funds held in these accounts may be transferred to RFC accounts at the option of account holder immediately upon the return of account holder to India for good or taking up an employment in India or change of residential status. तो अगर जो NRI या PIO ने अकाउंट खोला है NRE, जैसे वो इंडिया में शिफ्ट होता है परमानेंट रेसिडेंट्स के लिए, वो फॉरेन का जॉब छोड़ के अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है तो वो वहाँ का जॉब छोड़ के इंडिया में आता है, इंडिया में जॉब पकड़े, यहाँ से उसका जो नॉन रेसिडेंट स्टेटस है ना, वो रेसिडेंट स्टेटस में जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा तो इमीडिएटली वो अकाउंट को नॉर्मल डोमेस्टिक अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट and tenure applicable to these accounts will be in accordance with the directions and instructions by Department of Banking Regulations, Reserve Bank of India. तो NRE अकाउंट में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, उनके जो पैसे रखे वो बैलेंस पे, क्या टीनियर के लिए वो अगर उनको RD रखनी है, FD रखनी है, ठीक है, टर्म डिपॉजिट, तो ये सब चीज़ों के लिए कितना, क्या टीनियर के लिए वो कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट कर जाएंगे, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा अगर कुछ लोन भी लेते हैं तो ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, कौन किसके इंस्ट्रक्शन से ये काम होगा, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही उसके लिए गाइडलाइंस और रेगुलेशंस देगा। गिफ्ट टू क्लोज रिलेटिव, लोन टू क्लोज रिलेटिव सब्जेक्ट टू 2,50,000 USD per financial year may also be provided to the resident close relatives. A close relative is defined under section 2 subsection 77 of Companies Act. तो अगर ऐसा NRI जिसका अकाउंट है NRE अकाउंट इंडिया में, उसे ये अकाउंट से किसी क्लोज रिलेटिव को गिफ्ट देने हैं पैसे, ठीक है, या उसको किसी के लोन के तौर पे देने हैं, ठीक है, तो वो पर ईयर $250,000 के लिमिट में रह के दे सकता है, ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट्स, अगर आपने यही चैप्टर के हमारे पहले वाले लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता है रे कि $250,000 क्या है, ठीक है। ये एनुअल अपना रेमिटेंस का लिमिट है, ठीक है। इससे ज़्यादा आप एक फाइनेंशियल ईयर में एक इंडिविजुअल पैसा रेमिट नहीं कर सकता, ठीक है, इंडिया से बाहर नहीं भेज सकता। तो अभी NRI है, अगर उसको कोई फॉरेन के कंट्री वाले रिलेटिव को पैसे देने हैं तो वो $250,000 के ऊपर उसको लोन या गिफ्ट का अमाउंट नहीं दे सकता। और क्लोज रिलेटिव का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दिया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 77 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझा, ये सब फैसिलिटीज़ हैं जो कि NRE अकाउंट्स के लिए प्रोवाइड की जाती है। ये फैसिलिटीज़ को यूज़ करके NRI या PIO जिन्होंने अकाउंट ओपन किया है, चाहे वो दूसरे NRI PIO के साथ जॉइंट अकाउंट हो या चाहे रेसिडेंट अकाउंट हो, ये सभी फैसिलिटी वो यूज़ करके अकाउंट चला सकते हैं, ठीक है। As seen above, NRE accounts are maintained in Indian rupees and as such exchange fluctuation risk lies with the depositor. तो जो NRE अकाउंट में NRI पैसे भेजते हैं ना, ऑब्वियसली वो फॉरेन करेंसी में भेजेंगे, तो एक्सचेंज रिस्क, फ्लक्चुएशन रिस्क क्या होता है। देखो, अगर आपको पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था BFM के कि फॉरेन एक्सचेंज का जो मार्केट है ना, वो एवरी 4 सेकेंड में वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, इतना वो फ्लक्चुएटिंग है। तो मतलब आज $1 की कीमत, ठीक है, जितने रुपीज़ है, ठीक है, जितने भी रुपीज़ है, तो वो पैसे अगर आप कल और ट्रांसफ़र करो तो ज़रूरी नहीं वो सेम रहेगा, ठीक है, वो रुपये की वैल्यू बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो ये रिस्क है ना, अगर रुपये की वैल्यू कम हुई तो इसका प्रॉफिट है, नहीं तो लॉस है फॉरेनर का, ठीक है, क्योंकि वो उसको $1 के लिए जितने कम से कम रुपये में वो दे पाएगा उतना अच्छा है, सॉरी जितना ज़्यादा से ज़्यादा रुपये में दे पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये रिस्क कौन बेयर करेगा, डिपॉजिटर, मतलब जो NRI ये अकाउंट ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो NRE अकाउंट वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे आपको केस स्टडी दिया है, लेकिन ये केस स्टडी सभी अकाउंट्स को पढ़ने के बाद हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम एक स्पेशल लेक्चर लेके आएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ एक अकाउंट पढ़ के ये केस स्टडी आप ठीक से सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि बाकी के 3 अकाउंट अभी भी बाकी है, NRO, FCNRB और SNRR। उसके कॉन्सेप्ट जब तक आपको नहीं समझेंगे, क्योंकि ये केस स्टडी के कुछ आंसर्स वो टाइप के अकाउंट वाले हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम इसे बाद में करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर ठीक से समझा स्टूडेंट्स। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत लग रही है या आपको कुछ और लेक्चर चाहिए किसी और टॉपिक पे, कोई
डाउट रहेगा डेफिनेटली आप पूछ सकते हो, और आपके सभी दोस्त जो भी CIB का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के साथ ये लेक्चर शेयर कीजिएगा ताकि सभी की एग्ज़ाम जल्दी क्लियर होने में हेल्प हो सके। सो आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।